हेलो स्टूडेंट। आज आप आ चुके हैं पायल स्टडी अड्डा क्लासेस में। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक। आप इसे देखिए, अच्छे से पढ़ेंगे और इसको फोड़कर एग्ज़ाम में लिख कर आएंगे। तो देखिए इंट्रोडक्शन। अलग अलग मानव के डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स क्रम की तुलना करके उनके बीच संबंध के अध्ययन की प्रतिक्रिया को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। जब हम अलग अलग जैसे दो अलग अलग मानव के डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड का जो उनका क्रम होता है उसकी जब हम तुलना करते हैं और तुलना करने के बाद उनमें जो हम संबंध यानी कि रिलेशन का पता लगाते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, उसे ही हम डीएनए फिंगरप्रिंट कहते हैं। नेक्स्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज एलेक्स जेफरी व उनके सहयोगियों ने सन 1985 में की थी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डीएनए प्रोफाइलिंग अथवा डीएनए टाइपिंग भी कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सभी मनुष्यों के डीएनए में 99.9% डीएनए अनुक्रम एक समान होता है। यानी कि जो सभी व्यक्ति हैं, जो हमारे ह्यूमंस हैं, उन सभी में 99% जो डीएनए होता है, 99.9% वो सेम होता है। लेकिन हमने अभी भी ये नहीं सुना है, कभी भी ये ऐसा नहीं सुना है कि इस व्यक्ति का डीएनए इससे मैच होता है। केवल एक मतलब जो पेरेंट्स होता है, यानी कि पेरेंट्स में फादर होता है, उसी का डीएनए जो होता है अपने बच्चों से मैच होता है। बाकी अलग अदर कोई भी जगह किसी भी व्यक्ति से डीएनए मैच नहीं होता है। तो हम यही सोचते हैं कि इतने सारे जो ह्यूमन्स है, मनुष्य है, उन सब का डीएनए सेम कैसे नहीं होता है। तो यही है, उनमें जो 99% है वो सेम होता है, लेकिन 0.1% ऐसा डीएनए होता है जो न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंस में अंतर हो जाता है। उसका जो क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स का जो बेस सीक्वेंस है उसमें अंतर हो जाता है। इसी अंतर के कारण जो न्यूक्लियोटाइड्स अनुक्रम में पाया जाता है और जो डीएनए होता है वो सभी का अलग अलग होता है। किसके कारण? जो 0.1% चेंजेस होता है किसमें, बेस सीक्वेंस में, उसी की वजह से जो होता है सभी मनुष्य का डीएनए अलग अलग होता है। तो आप समझ गए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग केवल रिपीटेटिव सीक्वेंस पर में विभिन्नता पर आधारित होता है। जो रिपीटेटिव सीक्वेंस जो कि रिपीट होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, उसी की वजह से उस पर ही वही रिपीट होते रहते हैं, जो चेंज नहीं होते हैं उसी पर आधारित होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जो डीएनए होता है वो 2 टाइप का होता है, बल्क डीएनए और हमारा होता है सैटेलाइट डीएनए। जो हमारा बल्क डीएनए होता है वो 99.9% होता है, जिसे हम कोडिंग डीएनए भी कहते हैं। यही होता है जो कि हमारा सेम होता है। लेकिन जो 0.1% होता है वो होता है हमारा सैटेलाइट डीएनए। यहाँ सेम नहीं होता है, इसे हम नॉन कोडिंग डीएनए भी कहते हैं और रिपीटेटिव सीक्वेंस भी कहा जाता है। अब जो ये रिपीटेटिव सीक्वेंस है ये 2 टाइप का होता है, मिनी और माइक्रो। मिनी में है VNTR और नेक्स्ट है हमारा STER। अब हम बल्क डीएनए की स्टडी कर लेते हैं। यहाँ बल्क डीएनए जिसे कोडिंग डीएनए भी कहा जाता है, यहाँ 99.9 सभी जीवों में डीएनए एक समान पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए को नॉन कोडिंग डीएनए भी कहा जाता है। सैटेलाइट डीएनए को ही रिपीटेटिव सीक्वेंस भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बार बार रिपीट होता है। यहाँ सैटेलाइट डीएनए किसी में भी समान नहीं होता है, सभी में अलग अलग पाया जाता है। जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है वो 2 भागों में बटा होता है, जो मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ, मिनी एंड माइक्रो। मिनी में होते हैं 10 से 60 बेस पेयर पाए जाते हैं
और जो हमारा माइक्रो है उसमें 1 से 8 बेस पेयर पाए जाते हैं। जो हमारा VNTR है इसका फुल फॉर्म है वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, और जो हमारा STR है उसका है शॉर्ट टेंडम रिपीट। VNTR की इसकी लंबाई तथा कॉपी दोनों ही सबसे अलग होता है। इसी कारण DNA फिंगरप्रिंटिंग इसी पर आधारित की जाती है। जो हमारा VNTR है इसका जो सीक्वेंस और लंबाई होती है और जो इसकी कॉपी बनती है वो अलग होती है। इसी कारण इसी के आधार पर हम DNA फिंगरप्रिंटिंग का टेस्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे DNA फिंगरप्रिंटिंग की क्रियाविधि या मैकेनिज्म ऑफ फिंगरप्रिंटिंग। DNA फिंगरप्रिंटिंग एक विशिष्ट प्रकार की विधि है जिसके माध्यम से किसी भी घटना के हुए अपराध के अपराधी का पता लगाया जा सकता है। DNA फिंगरप्रिंटिंग की सहायता से अलग अलग मानव के न्यूक्लियोटाइड के क्रम की तुलना करके उनके बीच संबंध का पता लगाया जा सकता है। इसके माध्यम से किसी भी बच्चे के माता पिता का पता लगाया जा सकता है। हमने देखा है कि अधिकतर कोई बच्चे खो जाते हैं या अगर वो मिलते हैं या उनके मम्मी पापा होते हैं तो बहुत उनका DNA टेस्ट कराया जाता है और उसी के आधार पर घोषित किया जाता है कि ये इसके ही माता पिता हैं और ये इनके ही बच्चे हैं। आपने टीवियों में सीरियलों में भी देखा होगा, नाटक किसी सीरियल में बहुत दूर चली जाती है मम्मी बच्चों को लेकर, बहुत टाइम बाद आती है, मतलब बच्चा नहीं होता है, बहुत टाइम बाद आती है, तब बच्चा बड़ा लेकर आती है। तो जो होता है उसमें भी जो बच्चे का पापा होता है वो DNA टेस्ट से ही पता करता है कि हाँ मेरे बच्चे हैं, क्योंकि उसे पता नहीं होता है। सीरियलों में आपने बहुतों में देखा भी है। अब DNA फिंगरप्रिंटिंग करने की जो प्रोसेस है वो कैसे है उसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट है घटना स्थल से प्राप्त कोई भी रुधिर, मतलब जैसे जिस जिस जगह जिसका हमें DNA फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट करना है तो उसके लिए हम किसी न किसी सैंपल की ज़रूरत होगी। अगर हम किसी जैसे कि एक्सीडेंट वाले इस प्लेस से अगर हम सैंपल कलेक्ट करने जाते हैं तो हमें वहाँ पर क्या, तो हमें रुधिर ब्लड मिले तो हम वो भी ले सकते हैं सैंपल के लिए, टेस्ट सैंपल के लिए। अगर बाल की जड़ मिल जाती है, हेयर रूट, तो हम उसे भी टेस्ट सैंपल के रूप में ले सकते हैं। अगर हमें स्किन मिल जाती है तो हम उसे भी टेस्ट सैंपल में ले सकते हैं। अगर हमें वीर मिल जाता है तो हम उसे भी ले सकते हैं। और अगर हमें स्केलेटन या कंकाल मिलता है तो हम उसे भी ले सकते हैं। अब हमारे पास सैंपल कलेक्ट हो चुका है तो हमारी नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगी, हमें उसे आइसोलेशन ऑफ DNA, उसका आइसोलेशन करना है, उसकी क्लीनिंग करनी है। जो सैंपल हमें बाहर से प्राप्त हुआ है हो सकता है उसमें बहुत कुछ बैक्टीरिया हो या फिर और कोई भी और वायरस हो सकता है, उनको हमें हटाने के लिए उसका हमें आइसोलेशन करते हैं। नेक्स्ट यूज़ ऑफ मोलेकुलर सीजर्स, यानी कि आणविक कैंची, मोलेकुलर सीजर को हिंदी में आणविक कैंची कहते हैं, इसका उपयोग करते हैं। जो हमें DNA टेस्ट के लिए आवश्यकता होती है हम उसे DNA या जीन को निकालते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जो हमारी आणविक कैंची है वो क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, इसकी सहायता से हम काट कर उसे अलग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेपरेशन ऑफ DNA फिंगरप्रिंट बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेंसी। अब इसे जेल इलेक्ट्रोफोरेंसी में डाला जाता है, कैथोड एनोड वगैरह सब लगाए जाते हैं और उससे वो अलग हो जाते हैं। इस प्रोसेस को मैं डिटेल से बताऊंगी, अभी मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट बता रही हूँ। नेक्स्ट देखिए यूज़ ऑफ नाइट्रोसेल्युलर मेम्ब्रेन। जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेंसिस की प्रक्रिया करते हैं उसके बाद जो हमें प्राप्त होता है वो बहुत छोटा होता है जिसे हम अपने हाथों से उठा नहीं सकते हैं, तो उसके लिए हम जेल इलेक्ट्रोफोरेंसिस के बाद हम नाइट्रोसेल्युलर मेम्ब्रेन, एक फ़िल्टर पेपर होता है उसकी हेल्प से हम उसको उठाते हैं। नेक्स्ट हम हाइब्रिडाइजेशन विथ रेडियो एक्टिव प्रोब करते हैं और उसके बाद हम एक्सरे ले लेते हैं उसका। मैं अब इसको डिटेल से बताऊंगी। ये देखिए फर्स्ट वाला हम पढ़ते हैं
सैंपल वाला। सर्वप्रथम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की क्रिया के लिए घटना स्थल पर से प्राप्त किसी भी सैंपल रुधिर, ब्लड, हेयर, रूट यानी कि तो हमारी बाल की जड़, स्किन और वीर, योनि द्रव, कंकाल आदि में से कोई भी एक सैंपल प्राप्त कर के उसके माध्यम से विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से अध्ययन करके डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग की जाती है, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है हमारा आइसोलेशन। तो आइसोलेशन को सेंट्रीफ्यूजिंग या उपकेंद्रण भी कहा जाता है। आपने लैब में भी देखा होगा, सेंट्रीफ्यूज मशीन रहती है जिसमें हम ब्लड को रखकर उसमें से हम मतलब उसको रोटेट करते हैं, तो ठीक वैसा ही इस क्रिया में डीएनए अलग करने के लिए एक मशीन का उपयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से सैंपल को सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन में गोल गोल घुमाया जाता है, अर्थात उसका अपकेंद्रण किया जाता है। इस विधि के माध्यम से हमें डीएनए तो प्राप्त हो जाता है, परंतु उसकी लंबाई अधिक होती है। तो इन डीएनए को छोटा करने के लिए एक विशेष उपकरण का उपयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से लंबे डीएनए को छोटे डीएनए में काट दिया जाता है। तो उसके लिए हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे वो आप देख चुके हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। यूज़ ऑफ मोलेकुलर सीजर यानी कि हमारी आणविक कैंची। इस मोलेकुलर सीजर को आणविक कैंची भी कहा जाता है। आणविक कैंची के रूप में एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का उपयोग करते हैं। आइसोलेशन से प्राप्त डीएनए लंबा होता है, उसको छोटे छोटे खंडों में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का उपयोग किया जाता है और उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाता है, अर्थात खंडों में बांट लिया जाता है। इस प्रकार हम डीएनए के अलग अलग साइज़ के डीएनए की फ्रेगमेंट प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारा आइसोलेशन से लंबा डीएनए था उसे हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से काट लेते हैं और इस प्रकार हमें छोटे छोटे डीएनए के फ्रेगमेंट अलग अलग साइज़ में प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारी सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। तो इस क्रिया में खंडों को अलग अलग करने के लिए सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट की क्रिया जेल इलेक्ट्रोफोरेंसी के माध्यम से की जाती है। डीएनए खंडों को अलग करने के लिए एक ट्रे जैसी प्लेट होती है जिसमें एगोरोस जेल भरा होता है। इसके एक किनारे पर छोटे छोटे गड्ढे होते हैं। जो हमारा मतलब एक प्लेट ट्रे जैसी होती है और एक किनारे पर छोटे छोटे गड्ढे होते हैं जिसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का घोल को इन्हीं गड्ढों में डाल दिया जाता है। हम जानते हैं कि डीएनए में नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, तो इसके विपरीत दूसरी ओर पॉजिटिव चार्ज एनोड को हम ये जो प्लेट होती है, ट्रे होती है, इसमें हम लगा देते हैं। अब जैसे ही पावर को ऑन किया जाता है, उसमें प्लग होता है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी में पावर को ऑन किया जाता है, तो डीएनए के फ्रेगमेंट पॉजिटिव चार्ज की ओर भागने लगते हैं। जो नेगेटिव चार्ज होता है वो गड्ढे में से वह पॉजिटिव चार्ज की ओर भागने लगते हैं। यहाँ एगोरस जेल की सहायता से पॉजिटिव चार्ज की ओर भागने लगते हैं। किसकी हेल्प से भागते हैं? तो वह एगोरस जेल की हेल्प से भागते हैं। कुछ ही समय पश्चात छोटे खंड दूर तथा बड़े खंड पास हो जाते हैं। इस प्रकार सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट में जेल इलेक्ट्रोफोरेंसी के माध्यम से छोटे छोटे खंडों तथा बड़े बड़े खंडों को अलग कर लिया जाता है। अब किसका यूज़ करेंगे? यूज़ ऑफ नाइट्रोसेल्युलर मेम्ब्रेन। डीएनए की इस सभी खंडों को फिल्टर पेपर की हेल्प से जेल से अलग कर लिया जाता है। नाइट्रोसेल्युलर मेम्ब्रेन की सहायता से किया जाता है। जेल प्लेट पर फिल्टर पेपर नाइट्रोसेल्युलर मेम्ब्रेन को चिपका दिया जाता है, जिसके माध्यम से डीएनए खंड प्लेट
से हटकर नाइट्रोसेल्युलर मेम्ब्रेन में चिपक जाते हैं, परंतु हम इनको अपनी आँखों से नहीं देख पाते हैं। जेल प्लेट से डीएनए खंडों को उठाना ही सर्दन ब्लॉटिंग कहलाता है। अगर छोटा सा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि सर्दन ब्लॉटिंग किसे कहा जाता है, तो आप बता सकते हैं जेल प्लेट से डीएनए खंडे को उठाना ही सर्दन ब्लॉटिंग कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा हाइब्रिडाइजेशन विथ रेडियो एक्टिव प्रोब। तो नाइट्रोसेल्युलर मेम्ब्रेन की सहायता से खंडों को प्लेट से अलग तो कर लिया जाता है, परंतु उनको हम हमारी आँखों द्वारा देख नहीं सकते हैं। उनको देखने के लिए रेडियो एक्टिव प्रोब का उपयोग किया जाता है। इसे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स को बाइंड करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है। लेबोरेटरी में बनाए गए डीएनए के छोटे छोटे खंडों को प्रोब कहा जाता है। ये हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद, उनको देखने के बाद अच्छी तरह से उनका एक्सरे करके उनकी कॉपी कर ली जाती है। और नेक्स्ट में हमें कॉपी करने के बाद हमें पूरा ऐसा पैराग्राफ दिखता है, जिससे हम पता लगाते हैं कि जो अपराधी का डीएनए है वो घटना स्थल से मैच करता है या नहीं। अब मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि हमें दो व्यक्ति है, जिसमें से इन दोनों में से कोई, इन दोनों पर हमें शंका है कि इनमें से कोई एक ही अपराधी है, और एक हमारे पास है घटना स्थल पर मिले उसका, जिससे हमें इनका डीएनए मैच करना है। तो जो हम देख रहे हैं, ये वाला है, ये हमारा घटनास्थल से मिला डीएनए है, और हमें इन दो व्यक्ति, ये फर्स्ट एंड सेकंड, इन पर हमें शक है कि इनमें से कोई एक ही है जो अपराधी है। तो मिलान कैसे करते हैं? ये जो इनकी फर्स्ट लाइन है, इसमें 3 क्रोमोसोम है, सेकंड में हमारे 4 क्रोमोसोम है, तो टोटल इनमें 7 क्रोमोसोम है। ऐसे ही नीचे वाली लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 7 ऊपर है, और 1 2 3 4 5 6 7 नीचे है, 9 ऊपर है और 7 नीचे है। अब आप देख, हमें इस वाले से मैच करना है कि ये जो लाइन भरी हुई है डिब्बे बॉक्स, ऐसा का कैसा सेम क्या इधर कहीं पे है। तो आप देखेंगे कि ये वाला, आप ये बॉक्स गिनेंगे, नीचे 2 है, तो ये यहाँ पर भी नीचे 2 है। इसमें 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे भी ये 1 2 3 4 5 है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 है, तो यहाँ भी 7 है। तो हमने देखा कि जब हमने मैच किया, तो ये जो सेकंड वाला पर्सन था, इसका डीएनए जो घटना स्थल के डीएनए से मैच हुआ, तो अपराधी ये सेकंड होगा। ऐसे ही हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रिंट से हम अपराधी का पता लगाते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग, इसके द्वारा अपराधियों, निर्दोष व्यक्ति एवं दुर्घटना में मरने वाले पहचान की जा सकती है। हत्या अथवा बलात्कार वाले अपराधियों की पहचान की जा सकती है। कत्ल वालों की पहचान इसमें की जाती है। खोए हुए बच्चे के माता पिता की पहचान भी इस विधि से की जाती है। फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा किसी संतान के पिता होने की पुष्टि की जा सकती है। अस्पताल से चोरी हुए शिशु को उसके माता पिता तक पहुंचाया जा सकता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा ही कुटुंब के सदस्यों के बीच रुधिर संबंधों का पता लगाया जा सकता है। भारत में हैदराबाद, आंध्र प्रदेश का कोशिका एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र, सेंटर ऑफ सेल एंड मोलेकुलर बायोलॉजी, एक आधुनिक प्रयोगशाला है जिसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और की जाती है, और जज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के आधार पर ही अपराधी को सज़ा देता है। तो स्टूडेंट्स, क्या आपको यह टॉपिक क्लियर हुआ?
अगर आपको टॉपिक क्लियर हुआ है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर इसमें कुछ कमियां लगी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपको और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है।